A very good afternoon to each one of you. Today we are going to conduct a webinar on early childhood care and education and foundational literacy and numeracy. So basically this meaningful dialogue is important because these two important topics are mentioned there as first two chapters of NEP 2020. And National Education Policy 2020 reminds us that the first 8 years of a child's life are the most crucial, shaping not just academic success, but the very essence of human potential. So this webinar is a step towards nurturing joyful learning, inclusive classrooms, and competency-based foundation that empower every child to thrive. I'm very fortunate as we have with us our Deputy Director, Madam Anshu Singhra-ji, with us here. And we also have Wing in Charge, Senior Specialist, Ms. Rupam Jha, who is the key speaker for the day. I will request our worthy Deputy Director, ma'am, to please say some opening remarks about our webinar on early childhood care and education and foundation literacy and numeracy. थैंक यू सारिका। सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं NEP 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, उसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की बात की गई कि बच्चे शुरू से ही अंडरस्टैंड करके और प्ले वे मेथड से करें। तो इसके लिए हमारे दो मॉड्यूल इसमें दो है पूरा चैप्टर, जिसमें जो हम लोग FLN की बात करते हैं, अध्यापक ज्यादातर इससे फेमिलियर भी हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसके अकॉर्डिंग थर्ड तक का हर बच्चा 6 से 8 साल तक का जिसको बेसिक लिखना और पढ़ना आ जाए। तो इसको हमने प्ले वे मेथड से करवाया। आप लोगों की ट्रेनिंग भी चली स्कूलों में और स्कूलों में हमारे बच्चे हो भी गए, कर रहे हैं। तो ये था कि 25 तक हमने इसको अचीव करना है। तो ये कुछ हद तक हमारा अचीव हो भी चुका है, पर क्योंकि बच्चे नए आते रहेंगे, वो बच्चे निकल जाएंगे, तो हमारा ये थ्रू आउट चलता ही रहेगा। जब भी हम बच्चों को ले रहे हैं, प्राइमरी क्लास के टीचर्स खास करके देखें, तो इस चीज पर फोकस करें कि बच्चा अगर तीसरी तक जो उसकी दक्षता है आपकी लिखने और पढ़ने की, वो हो जाए, हिंदी और इंग्लिश की जितने भी आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं, और बच्चे को न्यूमरेसी बेसिक मैथमेटिक्स आ जाता है, तो वो फिर लाइफ में आगे कहीं मात नहीं खाता। तो ये प्रोजेक्ट हमारा चलता रहेगा। बच्चे को हमने कैसे पढ़ाना है फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी में, यही है कि बच्चे में नेचुरल एंथुजियास्टिक होता है पढ़ने की, उसमें बहुत इच्छा होती है, पर कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग से बच्चे पढ़ाई से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने कैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करके या बच्चों को इन्वॉल्व करके उसमें बिजी करना है कि बच्चे उसको इंजॉय करके पढ़ें, और अगर वो जब एक बार इंजॉय करने लग जाएंगे तो वो अपने आप फिर सीखने की उनके अंदर अच्छा बनी रहेगी और वो आगे बढ़ते रहेंगे। सिमिलरली इसका दूसरा टॉपिक जो है हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो ये भी बात रिसर्च से पाया गया कि 3 साल का बच्चा है, उसका माइंड बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है और वो बहुत ज्यादा जल्दी लर्न कर पाता है। और हमने भी देखा कि जो बच्चे प्री प्राइमरी क्लासेस, जैसे कोई बच्चे हमारे आंगनवाड़ी में, हम न्यूट्रिशन पे तो अभी फोकस करते थे पहले, पर अर्ली एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं कर पाते थे। तो इसलिए बच्चे कभी फर्स्ट में जाते थे डायरेक्ट, जब वो एक बार लिटरेसी को जो किताबें देखते थे, तो उनका उतनी परफॉर्मेंस नहीं होती थी उनकी कंपैरिजन में जो बच्चे प्री प्राइमरी एजुकेशन करके आए गए। तो ये लिया गया कि हमने बच्चे को आंगनवाड़ी में या जहां पर भी वो प्री प्राइमरी क्लासेस लगा रहा है, उसकी न्यूट्रिशन और दूसरी वैल्यूज के साथ साथ उनको अर्ली लर्निंग सिखानी है। तो वो बच्चों को खेल खेल में ही बच्चे सीख जाएंगे, नंबर्स हैं, कलर्स हैं, ये सब चीजें जब बच्चे बचपन से ही सीख जाएंगे। और इसके साथ साथ इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि बच्चे अपने अवेयर हो, उनको अपनी आपस में सोशल अवेयरनेस है, बच्चे अपनी इमोशंस को पहचान पाए कि आज मैं खुश हूँ या मैं परेशान हूँ तो क्या हूँ, सेंसिटिव है टुवर्ड्स द नेचर, जहां भी बैठे हैं लाइट बंद करनी है या कोई पेड़ पौधे हैं, तो दे शुड बी, दे आर वेरी अवेयर। मतलब उनको जस्ट एक हमने रिस्पॉन्सिबल बनाना है, उनको बचपन से ये आदत जब हम डाल देंगे तो दे विल बी गोइंग टू डेवलप इनटू अ वेरी सीनियर सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे ये दोनों टॉपिक हैं, जिनके बारे में डिटेल में हमारे साथ मिसेस रूपम झा है जो कि इनको बताएंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने लगा है कि टीचर्स को बताई जाती है बातें, कई बार हम कह देते हैं कि हमें पता है,
बट जितनी बार भी हम सुनेंगे कोई ना कोई उसमें से नई चीज, हमारे ही डाउट्स क्लियर होते हैं। तो मैं सभी जो भी अध्यापक, जो भी इसके व्यूअर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको समझे और इनको अपना फील्ड में इम्प्लीमेंट करें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your valuable time and your wisdom, words of wisdom, because ये जो है ना एक मोटिवेशन भी है, हमारे लिए भी एक ब्लेसिंग है, एक बेस्ट विशेस की तरह है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मोर ओवर जो टीचर्स हैं जो सुनेंगे इसको, वो भी दे विल अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वेबिनार एंड दिस पर्टिकुलरली दिस टॉपिक्स, कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और जो आपने एक बात की, बहुत ही आप थी कि लिटरेसी तो होती रहती है, लेकिन साथ ही साथ जरूरी है कि बच्चे अपने इमोशंस के साथ भी उनको समझने की कोशिश करें और कोप अप करना चाहे, क्योंकि आज का थोड़ा बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम, बहुत स्ट्रेसफुल है। छोटे बच्चे नंबर के पीछे जब हम भागते हैं तो वो जरा सा भी कहीं फेलियर बच्चा देखना ही नहीं पाता, और कहीं भी लाइफ में ऐसे हल्का फुल्का कहीं मौका मिले, क्योंकि आगे कंपटीशन है, हर बच्चा वो वाला जो चाहता है कई बार हो सकता है ना भी मिले उसे, तो ही शुड एबल टू, ही और शी शुड एबल टू नींव मजबूत करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब माय डिप्टी डायरेक्टर मैम अंशु सिंह मैम ने हमें बहुत अच्छा स्टार्टअप दिया है, उन्होंने बहुत वैल्यूएबल बातें की हैं, और हम आज के वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। रूपम मैम, आपका फिर से स्वागत करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर सारिका जी। तो जैसे कि बहुत से फ्रेमवर्क्स और टूल किट्स भी हैं जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने तैयार किए हैं टू स्टैंडर्डाइज एंड इम्प्रूव दीज अर्ली ईयर्स। तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो फाउंडेशनल स्टेज के लिए बनाया गया है, which has been released as a comprehensive guideline for ensuring continuity in learning methods from preschool into early grades. और साथ ही साथ में एक आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आधारशिला, which is a national curriculum specially designed for children aged 3 to 6 years to ensure their holistic development. वहीं एक 3 साल से पहले या बर्थ से लेके 3 साल तक की एज ग्रुप के लिए भी एक नवचेतना नामक फ्रेमवर्क है जो कि बनाया गया है फॉर अर्ली स्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग फॉर चिल्ड्रन। तो आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा हमारा जो पीपीटी है उसको भी प्ले कर दें साथ ही में। जो मैं आपको बता रही थी कि एक जो जॉइंट है ये फ्रेमवर्क्स बनाने का, ये केवल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं बल्कि बहुत और डिपार्टमेंट्स भी हैं जिन्होंने मिलकर इसको बनाया है। 4th स्लाइड पे हम आएंगे। लेट अस मूव टू द 4th स्लाइड। यस, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ साथ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, ये सब मिलकर इन्होंने ये जो बेसिकली ये जो हमारा प्लानिंग है और इम्प्लीमेंटेशन है ईसीसी, इसके ऊपर काम किया है ताकि कोई भी पहलू छूट ना जाए। तो मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बताएं ईसीसी स्पेशली जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों ये जरूरी था इसको इतनी अहमियत देना। Dr. Sarika, they say कि 85% of brain development takes place before the age of 6. So that is why ECC is very important, very vital in the growth and education of the child. Unfortunately, there are still children जो underprivileged background के हैं, जिनको ये ECC नहीं मिल पा रहा है, और they also deserve an equal chance. इसलिए before the age of 5, every child will need to a preparatory class or Bal Vatika before class 1, which has an ECC qualified teacher. That qualification has been decided by the NCERT, the curriculum for the qualification. तो मैम, अब हम ये जानना चाहेंगे कि ईसीसी के कंपोनेंट्स क्या हैं, इनको किस हिसाब से समझना चाहिए, कि अगर हम इसको बहुत नेक्स्ट स्लाइड के साथ हम चाहेंगे कि आप हमें समझाएं कंपोनेंट्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन। कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं डॉक्टर सारिका, कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए ईसीसी के लिए, सो दैट एवरी चाइल्ड गेट्स एन इक्वल चांस, एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ईसीसी विद स्कूल, एक लिंकेज होना चाहिए ईसीसी के बाद
स्कूल, और वो जो डर हो जाएगा ना, डर है ना स्कूल के प्रति, वो भी मिट जाएगा इससे. Then play-based and multilingual education to make learning fun, and qualified and trained ECC teachers, जो they are specially trained to deal with this situation. एज ग्रुप के And बच्चों के age साथ. group. जी. And parents and community engagement, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, तो parents and community engagement and timely feedback also जी. is important. Focus, of course, shall be the underprivileged children. बिल्कुल, क्योंकि वही बात है कि जो जहाँ पे थोड़ा सा प्रिविलेज बच्चे हैं वो ऑलरेडी जिस तरह के प्राइवेट स्कूल्स में या पब्लिक स्कूल्स में जा रहे थे, प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे, वहां पर ऑलरेडी किंडरगार्टन्स और अर्ली कहेंगे हम आप फर्स्ट क्लास 1 से पहले 3-4 साल उनकी प्री नर्सरी, नर्सरी और फिर आगे वो बढ़ते थे, तो कुछ ना कुछ उनकी तैयारी रहती थी. लेकिन ऑब्वियसली जहाँ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन की बात आती है या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की बात आती है, तो वहां पे एक कंसेप्ट थोड़ा नया है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है कि उन बच्चों को भी क्लास 1 में जाने से पहले इस एक्चुअल फॉर्मल एजुकेशन के लिए तैयार कर दिया जाए और लाइफ के लिए भी तैयार कर दिया जाए. तो ये जो आपने कंपोनेंट्स बताए हैं हमें सारे, उनके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. तो इसके लिए जैसे ईसीसी को देने के लिए भी एक मैकेनिज्म, बड़ा सिस्टमैटिक मैकेनिज्म Very systematic. बनाया गया है ना. तो उसके बारे में कि वो क्या है, क्या इंस्टीट्यूशंस हैं जहां जाकर बच्चा ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में आप प्लीज बताएं मैम. तो एक तो स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी सेंटर्स, तो डॉक्टर सारिका ने ऑलरेडी मेंशन किया है अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. तो आंगनवाड़ी सेंटर्स स्टैंड अलोन, and Anganwadi centers also co-located in primary schools, then pre-primary schools with sections specially dedicated to ECC curriculum, and standalone pre-primary schools. So these are the delivery mechanisms of ECC. जी. तो ये 4 तरह की व्यवस्था की गई है कि आंगनवाड़ी में जा सकते हैं या प्राइमरी स्कूल के साथ ही आंगनवाड़ी अगर साथ में अटैच्ड है, या प्राइमरी स्कूल्स के अंदर कुछ प्री प्राइमरी सेक्शंस हैं, और या फिर प्री स्कूल्स का अरेंजमेंट, अलग से किंडरगार्टन जैसे हम कहते हैं, उसके अरेंजमेंट की बात की गई है. तो इसमें किस तरह के ये आंगनवाड़ी सेंटर होने चाहिए या जो स्कूल है वो किस तरह के होने चाहिए जहां पर ये एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी बच्चों के, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उनका सेटअप के बारे में बताएं विद नेक्स्ट स्लाइड. तो एक्चुअली ये आंगनवाड़ी सेंटर्स को अट्रैक्टिव, इंसेंटिवाइज करने के लिए बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाएगा. वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरी है, बहुत जरूरी है एट दैट एज, कि हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्ले इक्विपमेंट हो, वेल वेंटिलेटेड रूम्स हो, बिकॉज वी वांट हेल्दी यंग चिल्ड्रन and child friendly, of course. They should, and children will have fun filled activities. They will also be taken to the school, to the primary school, interact with the primary school teachers to remove that fear of schooling. And Anganwadis will be integrated into school complexes. There will be visits from parents, teachers, and Anganwadi workers, and vice versa. जी बिल्कुल. तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बच्चे होते हैं घर से निकलते हैं, जब पहली बार पढ़ने जाते हैं तभी बड़ा रोते हुए कई बच्चे होते हैं. कुछ बच्चे एक्साइटेड भी होते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं जाना चाहते एक नई जगह पर. तो और आंगनवाड़ी क्योंकि बिल्कुल प्ले वे है, उनको मौज मस्ती है, और फिर एक फॉर्मल स्कूल में जाना, तो इसके लिए अगर पहले से ही उन बच्चों को वहां पे एक्लिमेटाइज कर दिया जाए बार बार विजिट करवा के, और जैसा कहा गया, जैसे आपने बताया कि इवन स्कूल्स जो हैं वो अगर प्राइमरी स्कूल्स हैं तो वो भी अपने फंक्शंस में ये इन बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर के जो ग्रुप के बच्चे हैं उनको बुलाएं और आंगनवाड़ी से आए, चाहे वो प्री प्राइमरी स्कूल से आए, तो वहां पर उनको पहले ही अगर बार बार उनको कुछ फंक्शंस के लिए बुलाया जाएगा तो ऑब्वियसली बच्चे विल बी मोर कंफर्टेबल व्हेन दे मूव फॉर देयर फॉर्मल एजुकेशन. तो इसके बाद मैम हम बात करेंगे कि जो ये लर्निंग डोमेन्स है. अब हमने बात के लिए कि आंगनवाड़ी किस तरह से होंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, किस तरह से बच्चे वहां पढ़ेंगे, उनका रूम्स कैसे रहेंगे, पर अब किस तरह की पढ़ाई पर उन पर फोकस होगा. जैसे कि अगर हम कहें लर्निंग डोमेन्स और आउटकम्स की बात करें, जिसमें फिजिकल मोटर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जरूरी है, कल्चरल और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट जरूरी है, लैंग्वेज न्यूमरेसी का भी थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान देना है बच्चों को,
और जैसा अंशु सिंगला मैम ने कहा था कि सोशल इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट जो है वो इसी लेवल पे शुरू हो जाती है। एक बच्चा जब स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं तो वही डेवलप होती है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि किस तरह की पेडागोजिकल अप्रोचेस जो हैं वो फॉलो की जाए। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। देखो, holistic development, इससे अगली ECC talks about holistic development, all round development of the child. So they have focused on every aspect of development, physical and motor skills के लिए clay modeling हो सकता है, outdoor activities and games जो बच्चे enjoy करेंगे, especially उस age group के बच्चे। Cognitive development बहुत जरूरी है और सोचने की क्षमता, इसलिए puzzles, problem solving ability, inquiry tasks। बिल्कुल, वो तो NEP 2020 बहुत फोकस कर रहा है, हर Yes. लेवल पे फोकस कर रहा है Yes. कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये हैबिट शुरू से ही बना दी जाए इन बच्चों पे। वेरी नाइस। Social, emotional, ethical growth. जी Because of to face life, we need all these things. So role play, in which children get to participate in activities and they learn by doing. Group games, you interact with your peers also. Courtesy routines, जी which are very important because they are part of lifelong routine. जी कल्चरल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, तो रोल प्ले से स्टार्ट हो जाता है, फिर स्टोरी टेलिंग आ जाती है, फिर पपट्री भी है, म्यूजिक, आर्ट एंड डांस। देयर सो मच which through which a child can express himself. Language and numeracy, part of learning, rhymes, alphabets, counting, shapes, colors, so much. बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत जरूरी है बच्चों का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होना। साथ ही साथ एक्सप्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें, क्योंकि Yes. बहुत बाद तक भी जब लोग बड़े हो जाते हैं तो ये चीजें वो नहीं कई बार कोप अप कर पाते। वो जो लोग हमने सुना है कि दोज हु आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स और देयर इमोशंस, दे डू बेटर इन लाइफ। लेकिन Definitely. जो लोग नहीं एक्सप्रेस कर पाते वो डिप्रेशन भी फील करते हैं, स्ट्रेस भी फील करते हैं, और ये छोटे बच्चे भी हैं, वो भी कई बार नहीं अपने आप को अगर एक्सप्रेस कर पा रहे, तो वहीं से अगर ये डेवलपमेंट शुरू हो जाए और इस तरह की एजुकेशन शुरू हो जाए लाइफ स्किल्स डेवलप करने वाली, तो आई गेस बहुत ये दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे टू मूव अहेड। तो Definitely. इसके लिए थोड़ा सा जो आपने ये सब बातें बताई हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, तो मान लीजिए कि एक बच्चा आंगनवाड़ी में आया है और वो क्लास 3 मतलब 3 साल का बच्चा है जो एकदम अभी अभी ज्वाइन किया है, तो उसको किस तरह की एक्टिविटीज वहां पे करवाई जा सकती हैं या करवाई जानी चाहिए? So we have chosen one example that is of family. We've taken the theme of family क्योंकि 3 साल का बच्चा फैमिली के साथ आइडेंटिफाई करता है। जी तो फैमिली के रोल्स किस तरह समझाए जा सकते हैं? स्टोरी टेलिंग विद पपेट्स, उससे लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल स्किल्स सारे डेवलप होंगे। चिल्ड्रन विल आल्सो अंडरस्टैंड द शिफ्टिंग रोल ऑफ द फैमिली, बिल्कुल कि ब्रेड अर्नर अब मदर फादर दोनों हो सकते हैं जी और केयर गिवर भी दोनों हो सकते हैं। ड्राइंग ऑफ फैमिली मेंबर्स, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। Singing hello songs, some songs which children can identify with, like we brush our teeth, we march to school. So they learn family roles and they express emotions through the medium of song and dance. जी बिल्कुल, क्योंकि वैसे तो आजकल जो बच्चे, अब जो 3 साल का बच्चा है वो देख रहा है घर के अंदर फैमिली डिफरेंट तरह से, डिफरेंट तरह के मतलब अपने पेरेंट्स को डिफरेंट तरह के रोल लेते हुए, तो उनके लिए वो नॉर्मल है। बट फिर भी कहीं पे अगर मान लीजिए कि उसको ये मालूम है कि फादर सिर्फ बाहर जाके काम करेंगे और मदर सिर्फ घर में काम करेंगी, तो बच्चे को अगर स्कूल में ये चीज बता दी जाए तो हो सकता है कि उनके घर का सेटअप भी इस हिसाब से चेंज हो जाता है। तो बहुत जरूरी है। और अब वहीं पे अगर मान लीजिए कि एक बाल वाटिका का बच्चा है जो 5 साल का बच्चा है, तो उसके लिए किस तरह से कोई प्रेपरेटरी क्लास के अंदर एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं? 5 साल के बच्चा के लिए लर्निंग बाय डूइंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो सीखेगा भी, करेगा तो सीखेगा। तो ये कलर ब्लॉक्स, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, कलर ब्लॉक्स, उससे कॉग्निटिव और मोटर स्किल्स डेवलप होंगे एंड बेसिक शेप्स वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। सर्कल डांस विद कलर विद सुटेबल सॉन्ग्स, तो टीचर के पास वो प्लेलिस्ट होना चाहिए। ड्राइंग फेवरेट शेप्स, आर्ट एक्सप्रेशन, तो इसमें आर्ट भी आ गया, मूवमेंट भी आ गया, लर्निंग भी आ गया, लर्निंग ऑफ कलर्स एंड शेप्स, टीम वर्क भी है। जी
तो यहाँ पर बच्चे को एक अलग तरह की स्किल्स में लेकर आ रहे हैं, उनको टीम वर्क सिखाया जा रहा है, उनको अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं बच्चे को, है ना। एक 3 साल के बच्चे में और 5 साल के बच्चे में जो एक लेवल है वो कहीं ना कहीं एक वो भी अपस्केल हो रहा है, राइट। तो अब हम बात करते हैं मैम, जो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी टीचर को करके रखनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, सजेस्टेड क्लासरूम प्रैक्टिसेस। जी। तो टीचर के पास रिसोर्सेज तैयार रहने चाहिए बिफोर द क्लास स्टार्ट, जैसे फ्लैश कार्ड्स, एक्टिविटी कार्ड्स। दिस इज फॉर द डेली रूटीन ऑफ द टीचर। सर्कल टाइम कराए, प्ले बेस्ड एक्टिविटी कराए, स्टोरीज, आउटडोर प्लेस। तो वो स्टोरी का स्क्रिप्ट होना चाहिए, पपेट टेम्पलेट्स होने चाहिए ताकि डेमो के लिए दिखाया जा सके। लोकल मटेरियल यूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि एनवायरनमेंट से आइडेंटिफाई बच्चे कर पाएंगे। एंड लो कॉस्ट भी है, आर्ट एंड क्राफ्ट आइडियाज इससे उभर के आएगी। एंड हेल्थ चेकअप, हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ एवरी चाइल्ड। मिड डे मील को और एनहांस किया जाएगा फॉर न्यूट्रिशन एंड वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड। जहां आप कह रहे थे कि कम्युनिटी एंगेजमेंट, पेरेंट्स एंगेजमेंट, वो सब जरूरी है कि कितने छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ये भी उनके ग्रोथ का एक पैरामीटर है कि वो हेल्दी हैं कि नहीं, या उनका न्यूट्रिशियस में उनको मिल पा रहा है या उसको फायदा कर रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चा हेल्दी रहेगा तभी वो सीख पाएगा और अच्छे ढंग से। और वही बात है कि अगर टीचर तैयार नहीं होंगे या तैयारी के साथ क्लास में नहीं अपना दिन शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली इतने छोटे छोटे बच्चों को मैनेज कर पाना और उनको कंस्ट्रक्टिवली और अच्छे ढंग से एडुकेट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद ही उलझ जाएंगे। तो ये सब रिसोर्सेज अगर टीचर पहले से अपने पास रखेंगे तो आई गेस दैट इज गोइंग टू help the whole process in much better way. So Dr. Sarika, you have talked about the teachers, so now we come to the teacher training part. जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम कहते हैं टीचर्स के रिसोर्सेज तो वही टीचर्स की तैयारी, टीचर्स को खुद की तैयारी भी बहुत जरूरी है कि उनको किस तरह से तैयार किया जाए, किस तरह से हमारे पास हाई क्वालिटी ईसीसी टीचर्स जो हैं वो फील्ड के अंदर हों ताकि बच्चे मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा है फॉर ईसीसी जिसका करिकुलम डिजाइन है बाय एनसीईआरटी। Then mentoring of these ECC trained teachers at the cluster level. डिजिटल और DTH मोड यूज किया जाएगा टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए ताकि कम से कम उनका टाइम वेस्ट हो और करियर मैपिंग, CPD अपॉर्चुनिटीज टीचर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। जी मैम, तो सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा ट्रेनिंग जो आपने बात की है उसके लिए जैसे मान लीजिए टीचर पढ़े हुए हैं, है ना, अगर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें या इस लेवल के टीचर्स की बात करें तो ऑब्वियस है कि एनसीईआरटी के फ्रेमवर्क या करिकुलम जो भी प्रिपेयर्ड है उसके अकॉर्डिंग पढ़े होने चाहिए। लेकिन अब उसमें भी आई गेस कुछ लोग होंगे जो 10+ आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर मैं बात कर रही हूँ 10+2 करके आए हैं, और कुछ वहीं पर टीचर्स हैं जिन्होंने उससे भी लोअर लेवल की क्लासेस तक पढ़ाई की है, तो उनकी तैयारी में भी कुछ फर्क है। जो क्लास 10+2 करके आंगनवाड़ी वर्कर्स आए हैं, नेक्स्ट स्लाइड, उनके लिए 6 मंथ्स का एक सर्टिफिकेट कोर्स होगा, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स। और जिनके पास लोअर क्वालिफिकेशन है उनके लिए 1 ईयर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स होगा। जी। तो बेसिकली मतलब अगर वो थोड़ा ज्यादा पढ़ के हैं तो ऑब्वियसली 6 मंथ में वो उनको लगता है कि वो तैयार हो जाएंगे, और वहीं दूसरी तरफ अगर उनका लोअर क्वालिफिकेशन है तो उनको लिटरेसी, न्यूमरेसी वगैरह में ज्यादा तैयार करने के लिए 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, तो दैट इज फेयर इनफ। और जो मैम आप कह रहे थे मेंटरिंग है उनके रिसोर्स सेंटर्स पे होनी है, उसके बारे में आप बताएं थोड़ा सा, और कि कितने उनके कॉन्टेक्ट क्लासेस होने जरूरी हैं, किस तरह से उनकी तैयारी आगे बढ़ेगी। तो क्लस्टर लेवल पे तो मेंटरिंग होगा और वंस अ मंथ तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम होगा एट द क्लस्टर लेवल, and this will be this training has to be through digital mode because nahi to because teachers will not be able to give so much of time for the training as well as to run classes. and state government के ऊपर ये responsibility है कि वो एक पूरा cadre तैयार करे of qualified ECC trained teachers. जी एब्सोल्युटली, क्योंकि जरूरी है कि जो टीचर्स फील्ड में कर रहे हैं हर समय नए बच्चे आते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज की जरूरत होती है, तो इस तरह का कंटिन्यूअस प्रोसेस जो चलता जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली अगर मंथली मीट करेंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, पेयर लर्निंग भी होती है,
और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्योंकि बच्चे हैं क्लास में, उनको भी देखना है, तो इसलिए डिजिटल जो ये इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, चैनल्स हैं, डीटीएच चैनल्स, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा टीचर्स को रिफ्रेश करने के लिए। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आंगनबाड़ी का आपने पहले भी कहा था कि इसको इंटीग्रेट करना है स्कूल से, या उनका मूवमेंट होना है स्कूल की तरफ, तो वो कैसे होगा? नेक्स्ट इंटीग्रेशन विद स्कूल, नेक्स्ट नेक्स्ट जी। एक एक ये लिंकेज बना रहेगा बिटवीन आंगनबाड़ी सेंटर्स टू प्राइमरी स्कूल वाया दिस preparatory classes, that is बाल वाटिका। और मिड डे मील का एक्सटेंशन होगा so that nutritious breakfast is also provided, health checkups for the ECC learners for their overall well-being की nutritious meal मिल रहा है and plus health checkup। जी Parents participation is very important because as part of community outreach, also parents will also realize the importance of schooling of every child, especially the underprivileged children। बिल्कुल, इतना छोटा बच्चा कई बार स्कूल में सब कुछ नहीं बताता, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ जो है एक कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का पेरेंट्स के साथ इंपॉर्टेंट है, देन आंगनबाड़ी वर्कर्स और पेरेंट्स का प्राइमरी टीचर्स जब आगे मूव ऑन करते हैं बच्चे, ताकि वो एक प्रोग्रेस जो है बच्चों की वो बहुत सही ढंग से चलती रहे। मैम, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है विद नेक्स्ट स्लाइड, इंक्लूसिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो क्यों, जैसे हम बात करते हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, स्पेशली ट्राइबल सेक्शंस की अगर हम बात करें या दूसरे अंडर प्रिविलेज, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, हाउ टू इंक्लूड ऑल द मार्जिनल सेक्शंस आल्सो, ताकि हर बच्चा फायदा उठा सके। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तो जुड़े हुए हैं इन दिस डेवलपमेंट ऑफ दिस, इन दिस पार्ट ऑफ दिस एनईपी। एंड जितने अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, इफ फॉर सम रीजन वो स्कूल के पार्ट नहीं हो सकते, ashram alayas and alternative schoolings will be arranged for, especially in tribal areas, so that everyone is included, कोई भी बच्चा छूटे ना जी। और लोकल आर्ट, लोकल मटेरियल जरूर इनकॉर्पोरेट करे into all the stories, games and songs of ECC जी। तो जरूरी है बिल्कुल, इंक्लूसिविटी तो हर लेवल पे जरूरी है कि बच्चा किसी भी लेवल पे है, अगर हम अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करते हैं तो इस लेवल पे, और आगे जाते हैं तो वहां पे कोई भी बच्चा बाहर नहीं रहना चाहिए, और किसी ना किसी तरह उनको रोपिंग करना चाहिए ताकि लाइफ स्किल्स जो हैं और उनका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर चलता रहे। तो इस तरह का जो प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी सेंटर्स पे है, चाहे वो प्री प्राइमरी स्कूल लेवल पे है, तो उसके मॉनिटरिंग किस तरह से हो कि वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या किस तरह की मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है, इफ आई वुड आस्क यू? तो मॉनिटरिंग तो बहुत जरूरी है, और मॉनिटरिंग रेगुलर असेसमेंट जरूरी है। एक चेकलिस्ट होगा जिसमें ऑब्जर्वेशन टूल्स होने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स हेल्थ रिकॉर्ड होना चाहिए हर बच्चे का, इसमें उसका सारा इंफॉर्मेशन फीड हो। फीडबैक्स ऑन अ मंथली basis with parents and community, growth charts होने चाहिए बच्चों का, which can be showed, activity portfolios, नेक्स्ट स्लाइड, and meetings, activities and exhibitions are very important, जिसमें हम community को भी जोड़ सके। जी मैम, आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हम ठीक है, इतना प्रोग्राम चल रहा है, हमने कहा इतने सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है कि इस तरह से छोटे लेवल पे, शुरुआती लेवल पे बच्चों को किस तरह से तैयार किया जाए, जो पंच कोश हम कहते हैं उनका जो डेवलपमेंट है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वो बच्चा फायदा उठा पा रहा है या नहीं पा रहा, उसके लिए उसका असेसमेंट बहुत जरूरी है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स आपने बताए हैं, ऑब्जर्वेशन है, चेकलिस्ट है, ग्रोथ चार्ट्स है, क्योंकि बच्चे का हम साथ साथ उसका हेल्थ चेकअप भी कर रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चे ठीक से डेवलप हो रहे हैं। तो तभी हम कहते हैं कि यहाँ पे केवल आंगनबाड़ी वर्कर्स या टीचर्स का ही रोल नहीं है, बल्कि ये सारे प्रोसेस के अंदर पेरेंट्स भी इस चीज को मॉनिटर करने में हेल्प करेंगे, और कम्युनिटी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर अगर कोई हेल्थ प्रोफेशनल्स आ रहे हैं बच्चों को देखने के लिए, तो ऑब्वियसली इस फीडबैक प्रोसेस के अंदर या उस असेसमेंट प्रोसेस के अंदर ये सब रहेंगे, और फिर जो भी फीडबैक बनता है उसको पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए
मीटिंग्स होना, या जो बच्चों ने एक्टिविटीज की हैं, क्योंकि यहाँ तो हम सारी ज्यादातर बात कर रहे हैं प्ले वे एक्टिविटीज की बात की जा रही है, तो उन एक्टिविटीज का एक रिकॉर्ड जो है टीचर्स रख सकते हैं या आंगनबाड़ी वर्कर्स रख सकते हैं, और वो रिकॉर्डिंग्स पेरेंट्स के सामने दे कैन एग्जिबिट, या बच्चों की परफॉर्मेंसेस दे कैन एग्जिबिट, ताकि बच्चा कर रहा है या नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, डेवलपमेंट और ग्रोथ उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ से हम मूव करते हैं, हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि बच्चे को आगे मूव करना है, उसका ट्रांजिशन होना है इनटू अ प्रिपरेटरी लेवल क्लास में, तो हम FLN की तरफ चलते हैं, विच इज अगेन अ वेरी अर्जेंट एंड नेक्स्ट अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्विजिट टू लर्निंग। और यहाँ पे मैम थोड़ा सा इसके बारे में हम जाएंगे कि क्योंकि हमने कहा कि इसको एक बहुत इम्पोर्टेंट या कहें कि हाईएस्ट प्रायोरिटी की तरह देखा गया है, क्लास 1 से लेके क्लास 3 के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है, बच्चे जो लैंग्वेज है प्रोफिशिएंसी या जो न्यूमरेसी है उसकी तरफ फोकस उनका थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। Without FLN, further education becomes difficult. Isliye from the age of 6 to 8, that is class 1 to 3, FLN becomes important, and this is essential skills such as reading, writing, performing basic arithmetic, and for future learning. This is little ambitious, but yes, it is a milestone. We have started FLN and we have achieved quite a bit of training in FLN. तो बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो हमें बहुत जरूरी है इसके बारे में समझना कि FLN बहुत जरूरी है, एक मिशन है, नेशनल मिशन है FLN के ऊपर, और हम ग्रेड 3 तक जो है हम चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाए, और इसमें टीचर्स का रोल बहुत अहम है। तो उसके बारे में मैम हम जानना चाहेंगे कि हाउ डू वी से दैट टीचर्स आर फ्रंटलाइन एजेंट्स ऑफ चेंज। Teachers are the frontline agents of change because actually classroom instruction में teacher ही होता है, teacher ही होता है curriculum को impart करने के लिए, and the methods they use is very important in FLN. उसमें literacy में ये आएगा reading comprehension, writing skills, vocabulary building. Numeracy में आएगा counting, addition, subtraction, mathematical thinking, language में listening, speaking, sounds, local language integration. Again, we talked about inclusion, local language integration is important, and cognitive skills में of course problem solving, logical reasoning, all that becomes important. जी, ये कोर कॉम्पिटेंसीज हैं जो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा आपने कहा टीचर का रोल, क्यों वेबिनार की रिक्वायरमेंट है, क्यों हम बार बार अवेयरनेस करना चाहते हैं कि जो भी इसकी कोर पॉइंट्स हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, उनको क्यों आप तक बार बार पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि टीचर्स अगर क्लियर रहेंगे तो ऑब्वियसली अब सिर्फ वो ये नहीं कह सकते कि ये सिलेबस हमें मिल गया, ये करिकुलम हमें डिफाइन कर दिया गया, बल्कि अब वो खुद अपने करिकुलम प्लानर्स बनेंगे। इस वजह से जो टीचर्स हैं अब वो सिर्फ पैसिव विक्टिम्स की तरह नहीं बल्कि एक्टिव एजेंट्स ऑफ चेंज बनकर जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं जो आपने बताई हमें, है ना, कि रीडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन, और सबसे पहले हम कहते हैं कि अब सबसे जरूरी, सबसे पहले मतलब जरूरी तो सब चीजें हैं लेकिन सबसे बेसिक या सबसे स्टार्टिंग कहाँ से हो, लिसनिंग प्रॉपर हो किसी भी चीज की। Yes. अगर लिसनिंग प्रॉपर है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर ये कॉम्पिटेंसी को जरूर ऐड किया गया है, या उसके ऊपर अब बहुत ज्यादा फोकस करा जा रहा है कि बच्चा सही सुनेगा तभी वो सही सीखेगा, सही पढ़ेगा, सही जब उसको गाइडेंस मिलेगी, तो सुनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दैट इज अगेन अ वेरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर लिसनिंग स्पीकिंग से भी पहले आ जाता है, और वो उसको ऊपर इतना ही जोर दिया जा रहा है। एब्सोल्युटली लिटरेसी, न्यूमरेसी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव स्किल्स, तो किस तरह से आगे बढ़ें इसके लिए बात करते हैं। क्या पेडागोजिकल अप्रोचेस जो हैं टीचर्स अपना सकते हैं, वो आप हमें जरूर बताएं। इसमें प्ले बेस्ड एक्टिविटीज जरूरी हो जाता है। You learn games, rhymes, puzzles through this method, storytelling and role play. Because ma'am has spoken about listening, तो storytelling में आप सुनते भी हो, बोलते भी हो, language develop होता है, vocabulary भी develop होता है, hands-on numeracy, like you learn to count, beads को count करो, local material count करो, peer tutoring, this is something new, peer tutoring, एक दूसरे को help करे, and voluntary engagement for reinforcement,
कि कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करें। जी बिल्कुल, ये सही बात है। और प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड तो एनईपी 2020 हर लेवल पे कह रहा है, तो यहाँ पर तो एफएलएन के लेवल पे या क्लास 1 to 3 के लेवल पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को अगर एंगेजमेंट हो जाएगा, प्ले बेस्ड है या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, तो ऑब्वियसली एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे उस चीज में इंटरेस्ट लें और फोकस करें और वो आगे बढ़े। स्टोरी टेलिंग और रोल प्ले ऑब्वियसली लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए है। एक्सप्रेशन की बात की थी आपने, Yes, सोशो बिल्कुल। इमोशनल, और आपने कहा था कि कल्चरल और आर्ट एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, तो ऑब्वियसली ये वहां पे इनका रोल काफी आ जाता है। और वहीं जो लर्निंग बाय डूइंग आपने कहा, हैंड्स ऑन जो है, अगर कोई भी चीज है उसको बीड्स के माध्यम से करेंगे, तो लर्निंग बाय डूइंग इंपॉर्टेंट है। पेयर ट्यूटरिंग ऑब्वियसली एक दूसरे को से सीखना और एक दूसरे को सिखाना बहुत आसान हो जाता है। एंड यस ऑफ कोर्स मैम, लाइक यू से engagement, हम community को involvement है ना, again for all the different levels we are trying to involve the community, क्योंकि जो experts हैं वो उस चीज को करवा सकते हैं। तो आजकल बड़ी ये बात चली है कि अगर पेरेंट्स भी हैं और कोई पेरेंट्स सिंगिंग में अच्छे हैं या कोई किसी एक्टिविटी में अच्छे हैं, तो आप टीचर्स उनको बुला सकते हैं स्कूल तक और वो चीजें करवा सकते हैं। कोई इसके बारे में अगर लिटरेसी ही मान लीजिए करवाना है, तो उसका कोई आप लेसन प्लान हमें बता सकते हैं? लेसन प्लान एक हम अल्फाबेट साउंड्स ले लेते हैं जी उसमें एक्टिविटी क्या करा सकते हैं, गेम्स, फोनिक गेम्स, साउंड गेम्स करा सकते हैं फ्लैश कार्ड्स के साथ, ताकि बच्चे देखे भी और सीखे भी। स्टोरी टेलिंग विथ पिक्चर बुक्स देख के उनको आइडियाज भी आएंगे एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन विल कम फॉरवर्ड। राइटिंग प्रैक्टिस विथ ट्रेसिंग शीट्स, दिस इज अ न्यू थिंग। ट्रेसिंग शीट से लिखेंगे, then they will learn to write on their own, and of course their handwriting will also improve. जी आपने जो स्टोरी टेलिंग वाली बात बताई, पिक्चर बुक्स की बताई, कि ऑब्वियसली वो कलरफुल पिक्चर्स होती है, तो Yes, बच्चों का इंटरेस्ट very बढ़ता है। colorful. मैंने कहीं पे अभी मुझे मालूम पड़ा कि एक स्कूल है, नो डाउट दैट इज अ प्राइवेट स्कूल, लेकिन वहां पे वो बच्चों को अब एंकरेज कर रहे हैं इस लेवल पे कि वो पिक्चर्स के साथ कोई स्टोरी, छोटी छोटी स्टोरीज लिखें, एंड दे आर कॉलिंग एंड रोपिंग इन द पब्लिकेशन हाउसेस जो बच्चों के लिए बुक्स लिखते हैं, और इन बच्चों में जो अच्छा लिख के दे रहा है, सो लाइक दे आर गेटिंग देयर बुक्स पब्लिश्ड आल्सो। That is तो so ये भी encouraging. That is so encouraging. आई सीन दैट एंड इट इज वेरी नाइस। आई फील कि बच्चों को इस तरह से एक्सप्रेशन उनके अंदर इनकलकेट करना इज वेरी गुड थिंग। तो जी बिल्कुल मैम, आपने ये तो जैसे लिटरेसी के लिए हो गया, और अगर हम बात करें कोई मैथ्स के लिए, कोई न्यूमरेसी के लिए कोई एग्जांपल अगर आप शेयर करें। न्यूमरेसी ग्रेड 2 के लिए ले लेते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन पेपर और पेंसिल से न करके काउंटिंग विद बीड्स, कलरफुल बीड्स, जिससे बच्चों का रुचि पैदा हो। स्टिक्स, लोकल मटेरियल से स्टिक्स इज इजी टू गैदर एंड काउंट। देन ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हैं, शॉपिंग गेम, हम छोटे होते थे हम मोनोपोली खेलते थे विद पेपर मनी और प्ले मनी, and you learn the value of money also, you learn to count also, and you learn the life skill of going to a market and doing purchasing. Problem solving with number cards. Nowhere is it talking, are they talking about paper and pencil? It's all activity based, and the children are learning to perform single digit addition and subtraction confidently this way. थैंक यू सो मच मैम। तो अब हमने बात की है कि किस तरह से पेडागोजी को आगे बढ़ा सकते हैं टीचर्स, किस तरह से आप अपनी क्लास को एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और कुछ आपने हमें एग्जाम्पल्स भी दिए, थैंक यू सो मच। लेकिन अब अगेन वही बात आती है कि अब इस लेवल पे, क्लास 1 to 3 लेवल पे, किस तरह से जो प्रोग्राम चलाए जाए या टीचर्स करें क्लासरूम में, किस तरह से ये बात की असेसमेंट हो कि बच्चे उस चीज को दे आर, जो उनके एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, दे आर एबल टू अचीव और नॉट। So here assessment and monitoring becomes very important. So adaptive assessment tools will be used, formative assessment at every level, observation checklists will be there for literacy and numeracy, monthly progress tracking with students' portfolio. Each child will have a portfolio, and when there's a parent-teacher meeting on the monthly basis, the parents can view the portfolio, the progress. आई गेस ये जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है वो इस लेवल पे भी इंट्रोड्यूस हो रहा है? Yes, इस लेवल पे इंट्रोड्यूस हो रहा है जी। तो बेसिकली जहाँ पे बच्चे की हर तरह की डेवलपमेंट को रिकॉर्ड करके पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं।
तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये इतने जो पैरागोजिकल अप्रोचेस की बात कर रहे हैं मैम, हम जानना चाहेंगे कि टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग इसमें किस तरह से होगी, किस तरह से उनको रिक्रूट किया जाएगा, या किस तरह से उनको आगे रिफ्रेशर कोर्सेज दिए जाएंगे ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। So filling of the vacancies is very important because there's a नेक्स्ट स्लाइड। shortage of primary teachers. So the vacancies must be filled, especially in disadvantaged areas, and the PTR should be 30:1, 30 students to 1 teacher, so that the teacher can give his or her best. Teacher, we have already talked about being the agent of change. So that is why this filling of vacancies becomes very important. Then continuous professional development of the teacher with mentoring support, digital training via DTH or Diksha. Diksha is also a resource pool. Peer learning circles for sharing best practices among teachers. बिल्कुल, टीचर्स को रिफ्रेश रखना, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनकी होती रहे मेंटरिंग सपोर्ट के साथ, तो बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएं जहां पर टीचर्स एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को दे कैन लर्न एंड एक्वायर, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो जैसा आपने बताया कि दीक्षा रिपोजिटरीज जो हैं कि वो काफी अभी सक्षम, काफी सेल्फ कहें कि मतलब जिसे कहते हैं कि सफिशिएंट हैं टू गिव मेंटरिंग टू टीचर्स। वो टीचर्स अगर उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं दीक्षा के और वहां इस रिपोजिटरी से यूज करें, दे कैन गेट अ वेरी गुड लेवल ऑफ हाई क्वालिटी FLN रिसोर्सेज। तो ये बड़ा अच्छा एक है कि इस तरह के ई रिसोर्सेज बनाए जा रहे हैं। यहाँ एक बात आ रही है कि टेक्नोलॉजी फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड बैरियर रिडक्शन, तो इससे क्या मतलब है मैम, कि इससे क्या कहना चाहते हैं? So language, we have already talked about use of local language, translating into other languages, and barrier reduction कि एक नया language बच्चा सीखे तो उससे घबराए नहीं। जी, Technology can be used to translate it into the local language or the language in which the child is more comfortable. आई गेस डायलॉग भी इजी करने के लिए हो Yes. जाता है कि कई बार कोई दूसरे प्रांत का बच्चा आ गया है क्लास में तो वो नहीं समझ पा रहा, तो टीचर भी कैन आल्सो लर्न, आई गेस। We are talking about inclusive education. जी जी जी। हर बच्चा होना चाहिए स्कूल में। और एक्सपैंडिंग स्कूल पब्लिक लाइब्रेरीज और डिजिटल लाइब्रेरीज जो हैं अपकमिंग है, ये बहुत एक अच्छी चीज है कि अगर आप फिजिकल मोड में भी बुक्स नहीं है तो बच्चे और टीचर्स दोनों ही डिजिटल लाइब्रेरी का फायदा उठा सकते हैं। Then encouraging book clubs and reading circles. I guess this is again that we were talking about. Yes, because you see, library is a resource pool, not just for textbooks, but library can be for storybooks also, for storytelling also, for improving expression and imagination. And book clubs may you can share your books, and of course these days children are far more comfortable with digital libraries. तो पढ़ने से, क्योंकि वो एकदम से आपका होराइजन भी वाइडन होता है और साथ ही साथ आपको जो लैंग्वेज है, ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस हैं, वो बड़ी इनफॉर्मली आप उनको इम्बाइब कर जाते हो, तो आपका एकदम लिटरेसी तो एटलीस्ट काफी फोल्ड्स बेटर हो जाता है। मैम हम बात करेंगे अब यहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशन की, कि ये जो हमारा लेवल है क्लास 1 to 3, इसमें क्या सपोर्ट सिस्टम है बच्चों के हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर? सोशल वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा और हर बच्चे का एक हेल्थ कार्ड होगा जी, फॉर एंड दे विल आल्सो बी काउंसलर्स, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बोथ आर इम्पोर्टेंट। काउंसलर्स फॉर मेंटल हेल्थ सपोर्ट, रेगुलर चेकअप्स एंड इम्यूनाइजेशन, एंड न्यूट्रिशियस मील्स, मिड डे मील के साथ एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट आल्सो फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स। बच्चा अगर भूखा नहीं है तो वो ज्यादा सीखेगा, एंड इट इंसेंटिवाइजेस द चाइल्ड आल्सो टू कम टू स्कूल। जी, वो मिड डे मील तो काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन अभी शायद न्यूट्रिशियस जो ब्रेकफास्ट है, जो सप्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, वो काफी बेटर आउटकम्स लेके आएगा, बिकॉज मिड डे मील का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है। जी, तो आई गेस हमने सब पैरामीटर्स पे मोरलेस जो था एक आप कह सकते हैं अब थोड़ा बहुत बर्ड्स आई व्यू से आगे बढ़कर हमने समझने की कोशिश की है कि ECC जो है और जो FLN है एज पर NEP 2020 वो क्या कहना चाहता है। तो एक बार यहाँ पे हम एक स्नैपशॉट ले लेते हैं और ECC और FLN को, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बिकॉज बोथ आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन
बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 8 years, है ना। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि इसके सब फ्रेमवर्क्स है, एक 0 to 3 years का है, देन 3 to 8 years का है। तो 0 to 3 तो एक क्रच टाइप टेकिंग केयर हो गया, फिर 3 to 8 years की हमने आज बात की है, जहाँ पे हमने उनको बिल्कुल ईसीसी की बात की हमने। और फिर हम आगे लेके चलते हैं कि एफएलएन कौन सी क्लासेस पे लागू हो रहा है, दैट इज फ्रॉम क्लास 1 to 3, जो कि एज ग्रुप बनता है 6 to 8। तो कहीं ना कहीं अम्ब्रेला जो ग्रुप है हमारा ईसीसी, उसके अंडर एफएलएन आते हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन शुरू हो जाती है। फिर हम बात कर रहे थे गोल की, दोनों के गोल्स में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली जो ईसीसी है दैट इज टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट, यस जी। इसमें सब चीजें, सब पैरामीटर्स, फिजिकल भी है, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मतलब जो आर्टिस्टिक, लैंग्वेज, मोटर स्किल्स। हम यहाँ पे क्योंकि बच्चा नया नया लिखना शुरू कर रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट हिज हैंड्स और मसल्स ऑफ द बॉडी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है। तो वहां पे वो सब चीजों पे, एक्टिविटीज पे फोकस है, जहाँ पे हर तरह से बच्चा डेवलप हो रहा है। वहीं एफएलएन जो है दैट इज अचीविंग एबिलिटी टू रीड, राइट एंड परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक बाय ग्रेड। पेडागोजीज की हमने बात की है। तो ईसीसी में प्ले बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है, इंक्वायरी बेस्ड है, आर्ट और कल्चर इंटीग्रेट करना है उस सब एक्टिविटीज के अंदर। एफएलएन थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो जाता है ज्यादा, लिटरेसी और न्यूमरेसी इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगी, डेली डेडिकेटेड आवर्स हो जाएंगे, ताकि बच्चे जो सीखने के हैं, जो हमने बात की लैंग्वेज सीखने के हैं या मैथ सीखने के हैं, वो डेली डेडिकेटेड आवर्स रहेंगे। और साथ ही साथ अडेप्टिव असेसमेंट की है जी। और दोनों के जो इंस्टीट्यूशंस है वहां हमने डिफरेंस देखा है। Yes, difference है। One is Anganwadi centers and Bal Vatikas. These are the preparatory classes, preschools. जी And the other is a proper school, primary schools supported by nation and national and state mission. जी। और ट्रेनिंग दोनों ही टीचर्स को चाहिए, उनको ईसीसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स या जो प्रिपरेटरी टीचर्स हैं, और वहीं जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनका भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो चलते रहने चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनका होता रहना चाहिए। और एम्फेसिस यहाँ पे रखा गया है लोकल लैंग्वेज टीचर्स के ऊपर भी। Yes, to use local language at the initial stages of learning. जी। और जो करिकुलम है वो प्रिपेयर्ड है बाय एनसीईआरटी फॉर ईसीसी, और जिसमें कि लोकल ट्रेडिशंस, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है। वहीं जो एफएलएन है वहां पे रीडिजाइन किया गया है अर्ली ग्रेड करिकुलम को, और यहाँ पे फोकस आ गया है रीडिंग राइटिंग के साथ साथ स्पीकिंग, काउंटिंग And arithmetic. There's a lot of emphasis on even global best practices. जी So local we incorporate and also global. हाँ So that बिल्कुल। हम पीछे न रह जाए किसी चीज में। जी जी, दोनों चीजों का ध्यान लेके साथ साथ लेके चल रहे हैं कि एक तरफ से ग्लोबल चीजें भी साथ में रहें, और दूसरी तरफ अपनी लोकल और जो कॉन्टेक्चुअल चीजें हैं, डीप रूटेडनेस इन इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस है, वो भी साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। Yes. तो दोनों चीजों का बैलेंस लेके चलने की कोशिश है जी। और सपोर्ट सिस्टम में तो है ही, ऑब्वियसली हेल्थ चेकअप्स हैं, न्यूट्रिशन, मिड डे मील्स की बात है, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, स्मूथ ट्रांजिशन टू प्राइमरी स्कूल्स, ये हम ईसीसी की बात कर रहे हैं। और वही जब एफएलएन की बात करते हैं तो डिजिटल रिसोर्सेज का बहुत अहम रोल आ जाता है, जिसमें दीक्षा है, पीयर ट्यूटरिंग है, वॉलंटियर पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी से लोगों को इन्वॉल्व करना, और नेशनल रिपोजिटरीज की बात है जो एफएलएन मटेरियल के हैं तो उनको यूज किया जा सकता है। तो वो सपोर्ट सिस्टम है इनके लिए। इंक्लूसिविटी के लिए मैम बहुत इम्पोर्टेंस है। पर तो दोनों में डिसएडवांटेज ग्रुप्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसमें ईसीसी में स्पेशल फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइबल एरियाज एंड ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग, और एफएलएन में प्रायोरिटी इन डिसएडवांटेज एरियाज विद लो लिटरेसी, कम्युनिटी लाइब्रेरीज, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी। यहाँ पे हम रीडिंग तक आ जाते हैं, रीडिंग राइटिंग तक आ जाते हैं जी। और टाइमलाइन तो दोनों का जो है बेसिकली यूनिवर्सल ईसीसी एक्सेस का है, दैट इज 2030 तक। 30। और अभी है हमारे पास समय, लेकिन जो यूनिवर्सल एफएलएन अटेनमेंट का टाइमलाइन था वो 2025 है, जिसमें बहुत काम किया जा रहा है, बहुत एग्रेसिवली काम किया जा रहा है, और काफी कुछ अचीव हो भी गया है। लेकिन अभी ऑब्वियसली
the work is in progress. तो Yes. हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो हर बच्चा है वो इस तरह की जो पढ़ाई है उसको अचीव कर पाएगा। जी, तो मैम जो कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स हम चाहेंगे, हम आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से हमें ईसीसी और एफएलएन के बारे में बताया है, तो कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स जो हमारे टीचर्स के लिए मोटिवेशनल भी बने और उनको बताएं। टीचर्स अब वापस अपने बचपन पे चले जाए and you and follow of course the curriculum and make learning enjoyable for children जी and teaching enjoyable for the teachers जी because it's holistic learning and then we move on to basic skills. Holistic learning start होके basic skills पे आ जाएंगे, पहले play and explore करेंगे, फिर read and calculate करेंगे, जी and this will prepare the child for lifelong learning. जी The fear of school will go and the child will want to continue schooling and be able to face the world at a later stage. Thank you so much, Rupa ma'am, Thank you, Dr. for Sarika, for giving this me this deep opportunity. insight. Absolutely. So I guess our teachers know it very well now that ECC lays the foundation of holistic child development before formal schooling begins, and FLN ensures that basic literacy and numeracy skills are achieved early in primary school, making further learning possible. So I hope the webinar is fruitful and meaningful